हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे हम कंपनी का बिजनेस समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल समझेंगे और कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो जब हम डाबर इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जाके देखते हैं तो यहाँ पे और ब्रांड्स वाले सेक्शन में जाके देखते हैं तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, और इनके ब्रांड्स भी काफ़ी सारे हैं। जैसे ओरल केयर में भी इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। रेड पेस्ट बनाते हैं, डाबर बबूल है, डाबर हर्बल है। हेयर केयर, एथिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, फूड्स, डाइजेस्टिव्स, स्किन केयर, होम केयर, कोल्ड एंड कफ, बेबी केयर, एनर्जाइजर्स, हेल्थ जूस। तो ये काफ़ी सारे इनके ब्रांड हैं, और उन ब्रांड्स के अंदर भी इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी को डिटेल में जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इनका डाबर का च्यवनप्राश भी आता है, डाबर की चाय पत्ती भी आती है ना। अब हम चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन पर। Dabur is India's leading FMCG, Ayurvedic and natural health care company with wide network distribution across world. Dabur India Limited is the fourth largest FMCG company in India and the world's largest Ayurvedic and natural health care company with a portfolio of over 250 herbal Ayurvedic products. तो इंडिया की ये एफएमसीजी सेक्टर की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है ना। अब जैसे बिजनेस सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे होम एंड पर्सनल केयर, जो कि इनका कितना है पूरे बिजनेस सेगमेंट का 48.6%। ओरल केयर, हेयर ऑयल, शैम्पू, होम केयर, स्किन केयर, और हेल्थ केयर इनका है 31.4%। उसमें क्या क्या आते हैं? हेल्थ सप्लीमेंट्स, डाइजेस्टिव्स, ओटीसी एंड एथिकल्स, और फूड एंड बेवरेजेस में आते हैं जो इनका 20% है, बेवरेजेस एंड फूड्स। जैसे हम ब्रांड्स में जाके देखें तो यहाँ पे इनके डाबर वाटिका, रियल, हाजमोला, रियल के जो जूस वगैरह आते हैं, हाजमोला, पुदीन हरा, ओनिटस, लाल तेल, डाबर रेड, डाबर आंवला, डाबर च्यवनप्राश एंड डाबर हनी। ये इनके प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं, और प्रोडक्ट्स में इनके जो हैं, द कंपनी ऑफर्स ओवर 400 प्रोडक्ट्स अक्रॉस 21 कैटेगरीज एंड ओवर 1000 SKUs। तो एक तो ये जो अपने इनका जो कस्टमर बेस होता है ना, उनको काफी सारी वैरायटी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। जो SKUs है इनका 1000 है, तो इतने सारे जब वैरायटी अवेलेबल होती हैं एक ही कंपनी की, और वो कंपनी जो पिछले काफी सालों से मार्केट में है और लगातार अच्छा करते आ रही है, तो वहां पे जो कस्टमर बेस होता है वो ऑटोमेटिक उनका जो बिलीव होता है वो जुड़ता चला जाता है, क्योंकि कंपनी शुरुआत से ही अच्छा करती आ रही है। इंटरनेशनल फुटप्रिंट में देखें तो एशियन 22% जो टर्नओवर है इनका, अमेरिका 16%, यूरोप 12%, अफ्रीका 24% और मिडल ईस्ट से 26%। कंपनी हैज 14 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस इन इंडिया एंड 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन यूएई, इजिप्ट, टर्की, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल समझते हैं, है ना। तो बिजनेस में जैसा कि हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट हैं वो इनके अच्छे खासे प्रोडक्ट हैं, और वहाँ पे ये अच्छी खासी जो वैरायटीज वगैरह हैं ये एक ही कंपनी के जो इनके कंज्यूमर है, कस्टमर बेस जो है, उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं। मार्केट कैप है 80,011 करोड़ की, स्टॉक पे 43.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.2%, डेप्ट टू इक्विटी 0.12, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, प्रमोटर होल्डिंग 66.2%, प्लेज परसेंट 0। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पीई रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन चेक करेंगे।
तो 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो मीडियन पी से अभी काफी नीचे चल रहा है। 3 साल में, 5 ईयर एंड 10 ईयर। तो शॉर्ट टर्म भी देख लिया हमने, मिड टर्म भी देख लिया, और लॉन्ग टर्म में भी अगर करंट का जो स्टॉक पी है वो देखें तो मीडियन पी है उससे काफी नीचे चल रहा है। मतलब स्टॉक प्राइस अभी सस्ता है, फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो लगातार एक कंसिस्टेंट वे में बनी रहती हैं, और उन्हीं चीज़ों का एक असर है कि नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी एक कंसिस्टेंट वे में लगातार बने रहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे नज़र बना के रख सकते हैं, जैसे 7 मई को इनका जो मार्च क्वार्टर है 2026 वाला, इसका रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे उस रिजल्ट पर नज़र बना के रख सकते हैं। अगर प्रॉफिट लॉस में जाके देखें हम, तो कंपनी की सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, 7,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, 12,985 करोड़। और यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1162 करोड़ से बढ़ के हो गया 2,416 करोड़, हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट देखें 916 करोड़ से बढ़ के 1,819 करोड़, हाईएस्ट एवर है। कंपनी लगातार अच्छा करती जा रही है, कंपनी की सेल्स लगातार एक कंसिस्टेंट वे में इंक्रीजिंग मोड में है ना। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें हम, तो मिनिमम तो जो है वो कितना है, टीटीएम में है ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी लास्ट के जो 12 महीने वहां पे 3%, और मैक्सिमम है 8%। तो तीन, ये जो 5 से 6, 5, 6, 7% यहाँ पे कंसिस्टेंट बनी रहती है। और यहाँ पे इस चीज को हम देख भी सकते हैं कि 7,000 करोड़ से बढ़ के कितनी हुई है, 12,985। मार्च 2024 में कितनी थी, 12,404, और मार्च 2025 में 12,563। इस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंड जो सेल्स ग्रोथ है वो इतनी इतनी होती है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, मान लो आप हेयर ऑयल यूज में लेते हो, या फिर सर्दी के अंदर च्यवनप्राश खाते हो, डाबर का च्यवनप्राश खाते हो, है ना। तो उन चीज की एक लिमिट होती है। जब हम हेयर ऑयल यूज में करते हैं तो मान लो हम दिन में 2 बार नहाते हैं, सुबह नहाते हैं तो सुबह यूज में करते हैं, शाम को नहाते हैं तो शाम को यूज करते हैं। एक बंदा मान लो 2 बार यूज करता है तो वो 2 बार यूज कर सकता है और 2 बार यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि जब भी उठा नहा लिया धो लिया, हर 1 घंटे में वो हेयर ऑयल यूज कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 20-21% के बीच में इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार बनी रहती है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पे 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर जो है यहाँ पे माइनस में जरूर है। इस चीज को हम चार्ट पैटर्न में वहां पे देखेंगे, टेक्निकल्स में जाके। बैलेंस शीट में जाके देखें तो जो कंपनी का रिजर्व था, जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, जो 2014 में कितना था, 2,482 करोड़, वो बढ़ के कितना हो गया, 10,781 करोड़ का। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में बोरोइंग्स जरूर बढ़ी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहे हैं और CWIP भी लगातार बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, जब कंपनी के पास बोरोइंग्स चल रही हैं तो वहां पे हमें दो चीजों को हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है क्या। वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाके देखने को मिलेगा, है ना। और थोड़ा डिटेल में जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लैंड परचेज कर रहे हैं, जैसे 145 करोड़ की थी मार्च 2024 में, फिर 25 में कितने की इन्होंने, 180 करोड़ की। तो ये लगातार यहाँ पे अपना कंपनी, इससे हमें समझ में क्या आता है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। अगर हम बिल्डिंग देखें तो यहाँ पे भी हाईएस्ट एवर है, और प्लांटेड मशीनरी देखें तो यहाँ पे भी ये हाईएस्ट एवर है, 3,086 के। इससे हमें समझ में आता है जो कंपनी के पास जो बोरोइंग्स हैं ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए ली गई हैं, एक्सपेंशन के उद्देश्य से ली गई हैं। कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस में, उसके लिए ये ली गई हैं। और जैसे ये CWIP है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे ये, यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ से जो रेवेन्यू आएगी, वो जो सेल्स होगी, वहां पे जो रेवेन्यू जनरेट होगी, वो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट का हिस्सा होगी, और नेट प्रॉफिट वहां से बढ़ता ही नजर आएगा। अगर हम कंपनी के पास कैश देखें तो 646 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। अगर ये 646 करोड़ का दे भी देते हैं तो लगभग इतने ही करोड़ के आसपास कंपनी के पास बोरेंग्स बचती हैं।
कैश फ्लो में जाके देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका कभी भी 2014 से लेके 2025 तक कभी भी माइनस में नहीं गया। और रेशियोज में जाके देखें तो ये भी अच्छे खासे हैं। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर के पास कितना है? 66.25%। एफ आई के पास 9.98%। डी आई के पास है 18.46% और पब्लिक के पास है ओनली 5.20%। जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं एफ आई डी आई एंड प्रोमोटर वहां पे 94.8% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। पब्लिक के पास ओनली 5.2% होल्डिंग है। और एक चीज देखें तो यहाँ पे लगातार हम जून 2025 से देखें तो जो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ये लेके कौन जा रहे हैं? यहाँ पे जैसे कुछ परसेंट से यहाँ से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.03% और बाकी एफ आई और डी आई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये चीज हमने समझ ली, कंपनी का बिजनेस समझ लिया कि कंपनी का बिजनेस है क्या, ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। और हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी समझ लिए कि कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पे। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि कंपनी जब से लिस्ट हुई थी वहां उस टाइम से लेके अब तक कंपनी कितने परसेंट सीएजीआर के साथ स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है और कितना स्टॉक प्राइस ऊपर गया है। तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 98 99 के आसपास। तो ये लगभग 99 में कंपनी लिस्ट हुई थी। तो वहां से अगर हम जो लेटेस्ट हाई बनाया था कंपनी ने 2000 सितंबर 2024 में वहां तक देखें तो कंपनी ने 85 गुना 85 टाइम्स 8579.79% रिटर्न दिया था। इसका मतलब क्या है कि 85 टाइम्स हमारा पैसा बना है। अगर हमने जनवरी 1999 में इसमें 1 रुपए लगा दिया होता और जो ऑल टाइम हाई पर इनका गया था सितंबर 2024 में प्राइस गया था तो उस हमारे पैसे की वैल्यू कितनी हो जाती? 85। 1 रुपए बढ़ के हो जाता हमारा 85 रुपीज। अगर इसको हम सी ए जी आर के उससे देखें तो 18% 18% की सी ए जी आर के साथ वहां पे ग्रो किया है ना। तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी है कंपनी का। अब आता है हमारा करंट सिनारियो कंपनी में है क्या, करंट टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं अभी, उन चीजों को हम देख लेते हैं। तो जब भी एक मार्केट लीडिंग कंपनी हो है ना, जो काफी टाइम से मार्केट में हो और अच्छा खासा बिजनेस कर रही हो और उनका अच्छा खासा कस्टमर बेस हो और कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार इम्प्रूव हो है ना, तो वहां पे हमें टेक्निकल चार्ट्स वगैरह सभी चीजों को देखना चाहिए। जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे ट्रेड करना चाहिए। अब एक यहाँ पे रेंज बन रही है 20% की। ये वाली रेंज देखे कहाँ से, लगभग 500 रुपए से लेकर 498 के आसपास से लेकर और ये रेंज बन रही है कितने तक, 600 तक। ये रेंज बनती है 20% की। इसमें करना क्या चाहिए हमें, इसमें ये चीज देखनी चाहिए कि स्टॉक प्राइस कम से कम 2 बार सपोर्ट लेवल से रेसिस्टेंस लेवल तक जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये आया था कब, फरवरी 2021 के आसपास 498 के आसपास ये आया था और जुलाई 2021 में इसने ये रेंज बना रखी है वहां पे टच किया था। उसके बाद ये लगभग मई 2022 में सपोर्ट लेवल के पास आया था और अगस्त 2022 के पास ये 20% रिटर्न इसने दे दिया था। उसके बाद अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 है ना, उसके बाद ये लोअर पार्ट को टच किया था कब, फरवरी 2025 में और उसके बाद ये ऊपर टच करने की बजाय कंटिन्यू एक रेंज में चल रहा था और उसके बाद ये नीचे चल रहा था।
ऐसे में हम कर क्या सकते हैं? एक तो जैसे ये हमने तीनों टाइम देखे, तो एक बार हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके देखते हैं। जैसे मार्च 2022 वाले देखते हैं, तो 10,889 करोड़ से तो सेल्स बढ़ के कितनी होंगी? 12,985। और नेट प्रॉफिट देखें, 1,742 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 1,819 करोड़। मतलब सेल्स भी लगातार बढ़ रही हैं और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है ना? और यहाँ पे हम देखें, जो रिजर्व था 8,205 करोड़ से बढ़ गया, वो कितना हो गया? 10,781 करोड़। मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कौन कौन से बेस पे? एक तो जैसे ये जो 20% की जो रेंज है, रेंज बाउंड, इसके बेस पे कर सकते हैं। तो अगर हम करंट प्राइस पे ट्रेड करें, मान लो करंट प्राइस से देखें, लगभग कितना है करंट प्राइस? 451 के आसपास है। तो यहाँ से अगर हम 600 के पास अगर यहाँ पे लेके जाते हैं, तो ये आता है हमारा ऑलमोस्ट 33% के आसपास। फिर एक आता है जैसे निफ्टी ने सितंबर 2024 में जब ऑल टाइम हाई बनाया था, तो वहां तक का भी टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो वो अगर वहां पे हम लेके चले तो ये हमारा टारगेट आता है लगभग 48% का। ओके। एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, मान लो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने भी अच्छे फाइनेंशियल्स हो, एक तो हमें हमेशा ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने से बचना चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई पर हमें ट्रेड करना ही है, तो वहां पे हमें करना क्या चाहिए? हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ओवरऑल जो सिनारियो है पूरे वर्ल्ड का, वो हमें काफी सारे उन चीजों को डिटेल से समझना चाहिए, है ना? तब जाके हमें वहां पे ट्रेड करना चाहिए। बाकी मेरा तो यही मानना है कि हमें ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। मान लो किसी भी कंपनी में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका बैक टेस्ट करके देखना चाहिए कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो कैसे चलता है। जब ऑल टाइम हाई से कोई भी स्टॉक प्राइस डाउन आता है, तो वो कितना आता है, फिर वहां पे हमें टेक्निकल्स देखने चाहिए। अब मान लो उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे देख मान सकते हैं कि मान लो जब भी डाबर इंडिया का जो स्टॉक है ऑल टाइम हाई में आता है, उसके बाद जब ये नीचे चलना स्टार्ट कर देता है, मान लो ये 20% मिनिमम जाता है ना? तो वहां पे मान लो ये 20% जाता है, 20% से नीचे नहीं जाता। तो 20% पे जब भी ये 20% जाएगा, तो हम वहां पे अपना टोटल पोर्टफोलियो का 2% पैसा इसमें लगा देंगे। मान लो अगली बार ये चला गया 25% या 30%, तो अगली बार हम क्या करेंगे? कुछ पैसा हम लगाएंगे 20% पे, और उसके बाद लगा देंगे हम 30% पे। 25%, 30% जो भी है, उसके बाद जो रिपीट होगा, है ना? तो इन चीजों की समझ हमें कहाँ से आती है? हमें हमेशा इसकी समझ आती है चार्ट को बैक टेस्ट करने पर। ओके। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे मेरा मकसद आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे बिजनेस को समझते हैं, कैसे फाइनेंशियल्स को समझते हैं, उन चीज़ों को डिटेल में समझाना रहता है हमेशा यहाँ पे, ताकि आप लोग सीख सकें, समझ सकें, और उसके बाद खुद का डिसीजन आप खुद ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।